मुझे हमेशा से ही स्कूल से नफरत थी। जब से मैं एक बच्चा था मुझे ये विचार नापसंद था। एक कमरे में अलग अलग तरह के बच्चों के साथ कई घंटों तक बंद रहना और ऐसी कुछ चीजें सीखना जो आप जिंदगी में कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आपदा बुलाने का एक नुस्खा है। लड़ाइयाँ वगैरह, बदमाशी करना जो हर स्कूल में होता ही है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरा ये विचार नहीं बदले। इसलिए तब मैं मिडिल स्कूल में पहुंचा तो मैंने स्कूल बंक करना शुरू कर दिया। मैं मुख्य सड़क से हटकर अपनी साइकिल लेकर जंगलों के कच्चे रास्ते में चला जाता, या फिर अपने जैसे कुछ और बच्चों के साथ स्कूल के बीच में से ही निकल जाता और किसी जगह छुपकर वीडियो गेम्स खेलता। मेरे मार्क्स कम हो रहे थे क्योंकि मैं मुश्किल से ही स्कूल में रहता था। इसलिए जब तक हाई स्कूल की बारी आई तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक महंगे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया ताकि मुझ पर नजर रखी जा सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि पुरानी आदतें आसानी से नहीं छूटती। मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मुझे मेरे जैसे ही और नए दोस्त मिल गए जिन्होंने मुझे बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। हमने अपनी वीडियो गेम्स के बदले उनसे और कुछ चीजें लेना शुरू किया, जैसे कि सिगरेट्स। हम हफ्ते में कुछ दिन स्कूल से बाहर एक गुप्त जगह पर मिलते और हमेशा की तरह अपना वक्त बर्बाद करते थे। ऐसे ही किसी एक दिन पर मैंने वो आवाज सुनी। तुम्हें क्या लगता है वो क्या था? जैसे कि मुझे पता होगा। छोड़ो जैक, लाइटर पास करो। वो बहुत ही गहरी आवाज थी, जैसे किसी का गला काटा गया हो, जैसे किसी जानवर का बुरी तरह से शिकार किया गया हो। हम अपनी जगह से उठकर उस तरफ जाने लगे जहाँ से वो आवाज आई थी। वो आवाज स्कूल के किनारे पर बनी एक साफ जगह से आ रही थी, मिस्टर फ्रीडमैन के घर के बिल्कुल पास से। मिस्टर फ्रीडमैन हमारे स्कूल की साफ सफाई देखते थे, या फिर मैं कहूँ कि छोटे मोटे काम करते थे। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, किसी चीज के खराब हो जाने पर उसे ठीक करना। और उन्हें स्कूल के बारे में जितना पता था उतना कोई नहीं जानता था। उन्हें हर उस कोने के बारे में पता था जहाँ एक बच्चा छुप सकता था। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार हमें हाथ में सिगरेट और बाकी सामान लिए पकड़ा भी है, लेकिन उन्होंने कभी भी एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस वापस मुड़ जाते और अपना काम करने लग जाते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस वजह से हो सकता है कि कई बच्चे उन्हें पसंद भी करते हों, लेकिन ऐसा नहीं था। दूर दूर तक ऐसा नहीं था। इस आदमी के बारे में कुछ बहुत अजीब था। उन बातों को शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल था। वो हमेशा लंगड़ा कर चलते थे और उसका शरीर हमेशा झुका हुआ रहता था। उसमें से पुराने जूतों जैसी बदबू आती थी और वो हमेशा खुद से बातें करता रहता था। ज्यादातर बच्चे जब उसे आता हुआ देखते तो दूसरी दिशा में भाग जाते थे, बाकी बस उससे अपनी अपनी दूरी बनाकर रखते थे और मैं खुद उससे दूर रहने का एक अच्छा बहाना ढूंढ रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि फ्रीडमैन ये सब कर रहा है? लगता तो यही। दर्दनाक। मुझे नहीं पता यार, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ जाकर इस बारे में पता लगाना एक अच्छा विचार है। पट्टू मत बनो फ्रैंकी, चलो अब। हम आवाज के पीछा करते हुए पुरानी झोपड़ी तक गए। मैं आज से पहले कभी इतनी दूर नहीं आया। मैं भी नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर फ्रीडमैन यहाँ रहते हैं? ये जगह तो बेकार है। मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन ये जानते हुए भी कि ये कितना अजीब हो सकता है, मैं यहाँ जाना नहीं चाहूँगा। तुम्हें नहीं लगता कि हमें वापस चलना चाहिए? मुझे इस जगह के बारे में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आखिरी बार इतनी दिलचस्प चीज तुमने कब की थी? हाँ, अगर तुम चाहो तो वापस क्लास में जा सकते हो, लेकिन मैं अंदर जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? हाँ, आ रहा हूँ। काश मैं उसी वक्त वहां से वापस चला गया होता। काश मैं वापस हमारी खुफिया जगह पर चला गया होता, या फिर अपनी क्लास में, या फिर और कहीं भी। कोई भी जगह इस जगह से तो बेहतर ही होती। हमने धक्का देकर दरवाजा खोला और वो जोर से आवाज करते हुए खुल गया, जैसे कि वो झोपड़ी हमें चेतावनी दे रही हो कि अभी भी वक्त है, लौट जाओ। लेकिन हमने नहीं सुना। मैंने नहीं सुना। झोपड़ी में घुसते ही कुछ सीढ़ियां शुरू हो रही थी जो हमें एक तरह के बेसमेंट में ले जा रही थी। वहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, इसलिए मैंने अपने जेब से लाइटर निकाला और नीचे जाना शुरू किया। जैसे ही हम नीचे पहुंचे और हमने देखा कि वहाँ क्या था, तो मेरा दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। वहाँ एक ब्लैक बोर्ड के आगे दर्जनों कुर्सियां लगी हुई थी, ठीक एक क्लासरूम की तरह। और उन कुर्सियों पर, हे भगवान, उन कुर्सियों पर मरे हुए जीव बैठे हुए थे और उन्होंने हमारी तरह स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। मैंने अपने मुंह हाथ से ढक लिया, लेकिन फ्रैंकी जमीन पर गिर चुका था और उसने नाश्ते में जो भी खाया था वो सब बाहर निकल गया था। क्या ये हमें, हे भगवान, ये पागल है। मिस्टर फ्रीडमैन का पागल आदमी है एक। अपनी आवाज धीमी रखो फ्रैंकी, वो यहीं आसपास हो सकता है। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा जल्दी ही। तुम मुझे चुप रहने को मत कहो। क्या तुम देख नहीं रहे क्या है? क्या तुम्हें? शायद वो फ्रैंकी की चीख ही थे, या फिर सिर्फ हमारी बुरी किस्मत। जब तक मैंने अपने दोस्त को खड़े होने में मदद की और हमें सीढ़ियों की तरफ जाना शुरू किया, कोई ऊपर खड़ा था जो हमारी तरफ ही देख रहा था।
मुझे उसकी परछाई से उस आदमी का अंदाजा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे आया तो मैंने उसका लंगड़ाना पहचान लिया। मिस्टर फ्रीडमैन वापस आ चुके थे और उसके हाथ में तेज धार वाला चाकू था। अब तुम लोग मुझे जरा ये बताओ कि तुम यहाँ पहुँचे कैसे? हम अपना रास्ता भटक गए थे, हम बस यहाँ से बाहर ही जा रहे थे। हम आपको दोबारा परेशान नहीं करेंगे सर। तो तुम रास्ता भटक गए थे? हालांकि मुझे तुम्हारी बात में उतना दम नहीं लग रहा कि तुम यहाँ आखिर आए ही क्यों, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, सिर्फ इस बार के लिए। मैंने सर हिलाकर हाँ कहा और अपना मन में शुक्रिया की प्रार्थना करने लगा। मैंने अपने साथ फ्रैंकी को भी घसीटने की कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तुम पागल हो? फ्रैंकी ने कोने में लटके हुए एक लकड़ी के टुकड़े को हाथ में लिया और उसे मिस्टर फ्रीडमैन की तरफ हवा में उठाया, लेकिन उस आदमी ने उसके हाथ से वो लकड़ी छीन ली और उसे दीवार की तरफ धक्का दे दिया। तुम्हें बस एक ही काम करना था, चुप रहने का। उसने लकड़ी को हवा में उठाया और उस पल जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं वहां से भाग गया। मैं सीढ़ियों के ऊपर बने दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन अंधेरे होने की वजह से मैं गिर गया और जब मैं उठा तो मैं स्कूल के क्लिनिक में सही सलामत लेटा हुआ था। मेरे बगल में एक खत था, छुप रहो, सुरक्षित रहो। मैंने कई दिनों से फ्रैंकी को नहीं देखा है। उसे लापता घोषित कर दिया गया है और उसकी पूछताछ के लिए पुलिस ने मुझसे कुछ सवाल भी किए, लेकिन मैं कुछ भी कहने से डरता हूँ, क्योंकि मिस्टर फ्रीडमैन हमेशा मेरे आसपास ही होते हैं, मुझे देखते हुए, मेरा इंतजार करते हुए। गर्मियों की सुबह थी। जब मैं क्लास पहुंचा तो मुझे पता चला कि हमारे हिस्ट्री के टीचर आज छुट्टी पर हैं। एक स्टूडेंट की जिंदगी में फ्री पीरियड होना सबसे ज्यादा बड़ी खुशी की बात होती है, इसलिए मेरे फ्रेंड्स और मैंने बास्केटबॉल खेलने का प्लान बनाया। उस दिन वहां पर काफी कम लोग थे, कई किताबों में घुसे हुए थे और कुछ फोन में। मेरे दोस्त मार्कस ने मुझे बॉल दी और चिल्लाकर कहा, बास्केट करो अभी। मैंने भी अपना हुनर दिखाया और कामयाब हुआ। मेरे दोस्तों ने मेरी वाहवाही करी और मुझे थोड़ा चढ़ा दिया। मैंने बिना सोचे समझे बॉल हवा में उछाल दी। वो बॉल कोने में हुडी पहने एक स्टूडेंट के सर पर जाकर लगी। उस स्टूडेंट ने कुछ नहीं कहा, बस बॉल उठाई और उसे हमारी तरफ फेंक दिया। मुझे बुरा लगा, इसलिए मैं माफी मांगने चला गया। हे, मुझे माफ कर देना यार, मैं बहक गया था शायद। कोई बात नहीं, मेरा नाम शैड है, मेरा नाम जीना है। जब मुझे पता चला कि मैंने गलती से ही सही लेकिन एक लड़की को मारा है तो मुझे और बुरा लगने लगा। जीना का सर नीचे था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। ए चैट, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है यार। मार्कस ने मुझे आवाज लगाई और मैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा जीना, फिर मिलते हैं, ये कहकर वहां से निकल गया। मैं खेल में वापस आ गया। वो कौन है? कोई लड़की जिसका नाम जीना है। मेरी वजह से उसे लग गई यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देखने में कैसी है? क्या? कम ऑन, तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है। वो यहाँ नहीं होगी, चलो उससे बात करते हैं। मार्कस हमेशा से ही फ्लर्ट करने वालों में से रहा है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर उससे बात करने चला गया। अब सभी लड़के ये देखने के लिए आसपास इकट्ठे हो गए कि क्या होगा। मार्कस उसके पास गया। वो अभी भी उसी तरह बैठी थी, सर नीचे रखकर। मुझे ये तो नहीं पता कि मार्कस ने क्या कहा, लेकिन उसके स्वभाव को जानते हुए मुझे इतना जरूर पता था कि उसने कोई घटिया लाइन ही मारी हो। जीना उठी और उसने अपनी हुडी हटाई। ये क्या है? मार्कस चिल्लाते हुए पीछे हट गया। पहली बार हम सब ने उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे के दोनों तरफ टांके लगे हुए थे, जो माथे से शुरू होकर होठों तक आ रहे थे। उसका चेहरा किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रहा था। वो मार्कस को देखकर जोर से मुस्कुराई और उसने कहा, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ? और फिर वो वहां से चली गई। ओह, हमारे स्कूल में एक साइको आई है। ऐसी बात मत करो मार्कस, हो सकता है उसका कोई एक्सीडेंट हुआ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ दोस्त, ये लड़की बहुत डरावनी है। जब तक उस दिन स्कूल खत्म होता, सबको जीना के बारे में पता चल चुका था। एक लड़की जिसके चेहरे पर टांके हैं। एक बात पर मुझे यकीन था कि अब मेरे दोस्त उस बेचारी लड़की को बहुत परेशान करने वाले थे। अगले दिन जब हम स्कूल की कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे तो मैंने जीना को अकेले बैठे हुए देखा। मुझे उसे देखकर बुरा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके पास जाकर उसका हाल चाल पूछ लेता हूँ। हे जीना है, तो क्या तुम अच्छे से यहाँ सेट हो गई हो? वो हैरान हो गई क्योंकि शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई आकर उससे इतने अच्छे से बात करेगा। हाँ मैं ठीक हूँ। ए वही टाके वाली लड़की। अचानक मार्कस ने उसे इस नाम से पुकारा और सब हंसने लगे। यार इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसके डॉक्टर ने पक्का मेडिकल कॉलेज फेल किया होगा। क्या बढ़िया जोक था, तालियां। मैं देख सकता था कि जीना का चेहरा उदास और शर्मिंदा हो गया था। मुझे वही करना था जो मैं हमेशा करता था। गाइस, ये कोई मजाक नहीं है। बेवकूफ कहीं, इन पर ध्यान मत दो। ठीक है, तुम जैसी हो अपने आप में खूबसूरत हो। जीना उठी और उसने मुझे शुक्रिया कहा।
फिर उसने टालिया को गुस्से भरी नजरों से देखा और वहां से चली गई। अगर तुम लोगों को हो क्या गया है? नहीं, तुम्हें क्या हो गया है? स्कूल में इतनी सारी लड़कियां हैं और तुम्हें ये पसंद आई है क्या? ओह कम ऑन, अब मान भी जाओ, तुम्हें उससे बचाने की ज्यादा ही जरूरत थी। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ चैड, ये लड़की सही नहीं है। मैंने टालिया से बहस की और क्लास में वापस आ गया। उस दिन मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे दोस्त इतने मतलबी भी हो सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए मैं तैरने चला गया। मैं अक्सर ऐसा तब करता हूँ जब मुझे अपना गुस्सा शांत करना होता है। मैं जितनी देर हो सके पानी के अंदर रहता हूँ और ये गिनता हूँ कि मैं कितनी देर सांस रोक पाया। उस दिन भी मैं यही कर रहा था। पूल का साफ नीला पानी मेरे सर के ऊपर था। अचानक मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझे कोई देख रहा है। मैंने ऊपर देखने के लिए अपना सर उठाया और सच कहूँ तो एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। वो जीना थी। वो अपना चेहरा पानी में डालकर तैर रही थी और मुझे बिना आंखें झपकाए देख रही थी। मैं डर के मारे चिल्लाया और इसी वजह से पूल का पानी मेरे गले में अटक गया। मैं खांसता हुआ पूल से बाहर आ गया। मुझे माफ कर देना, मेरा मतलब तुम्हें डराने का नहीं था। मुझे लगा कि तुम पानी के अंदर जम गए हो, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम शायद मेडिटेशन जैसा कुछ कर रहे हो। कोई बात नहीं, तुमने बस मुझे चौंका दिया। मुझे थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। मैं पूल के साइड पर जाकर बैठ गया और जीना भी मेरे साथ आकर बैठ गई। ये सब मेरे चेहरे की वजह से हुआ है ना? मैंने तुम्हें डरा दिया ना? नहीं, ऐसा मत कहो। मैं अपने दोस्तों जैसा नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि यहाँ सिर्फ तुम ही मुझे एक इंसान की तरह समझते हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं जान सकता हूँ क्या तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था? जीना ने मुझे काफी देर तक देखा और फिर कहा, हाँ ऐसा ही कुछ। मैं तुम्हें इस बारे में फिर कभी बताऊंगी, अभी मुझे जाना है। वो अपनी ड्रेस पहन रही थी जब मार्कस और टालिया आ गए। ये सब क्या है चैड? तुम दोनों अकेले यहाँ कुछ कर रहे थे क्या? हे टांके वाली लड़की, तुम इतनी घटिया कैसे हो? तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, समझे? जीना मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ चैड। जीना टालिया के बेहद करीब आ गई और उसे धमकी देते हुए उसने कहा, शायद मैं तुम्हारा चेहरा काट कर उस मास्क को अपने ऊपर पहन सकती। क्या कहते? टालिया के चेहरे पर पसीने छूट गए और उसने कहा, तुम एक पागल लड़की हो, तू रहो मुझसे। और ऐसा कहते हुए टालिया ने जीना को पूल में धक्का दे दिया। मैं उसकी मदद करने जाने ही वाला था कि वो पूल के दूसरे हिस्से से बाहर निकलकर चली गई। पूल के उस हादसे के अगले दिन मुझे कभी नहीं भूलता। हम सब क्लास में थे जब अचानक किसी के भयानक तरीके से चीखने की आवाज आई। हम बाहर गए तो हमें पता चला कि वो आवाज लड़कियों के वॉशरूम से आ रही थी। जब हमने धक्का देकर दरवाजा खोला तो हमारे सामने एक बुरा मंजर था। टालिया जमीन पर गिरी हुई थी। उसका चेहरा जमीन की तरफ था और जीना उसके बगल में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कुछ था। उसके स्टेचेस ढके हुए थे और वो मेकअप नहीं था। जीना ने टालिया का चेहरे की त्वचा पहनी हुई थी। उसके हाथ में कागज काटने वाला कटर था और उस पर खून के धब्बे। क्या तुम सबको लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ? बताओ मुझे मार्कस, क्या मैं लड़के पटा सकूंगी? बताओ मुझे, बच्चा तो क्यों ना दो। टालिया को हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ वो इस हादसे से बच नहीं पाई और जीना को मेंटल संस्था में भेज दिया गया। मैंने तब से उसे नहीं देखा है। हे भगवान, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैं उस रात बहुत ज्यादा नशे में था।